हे मेरे प्यारे बच्चों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलरेडी हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, साथ साथ में हमने ये भी देखा कि फीमेल्स को पीरियड्स क्यों आती हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल एंड इट्स मेथड्स। तो बच्चों पता है इस टॉपिक को हम लोग ऐसे वर्ल्ड वाइड क्या कहते हैं? इस टॉपिक को हम कहते हैं सेक्स एजुकेशन, ठीक है। और इस सेक्स एजुकेशन को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक बच्चे तक जो इस पर्टिकुलर एज तक पहुंच जाता है। क्यों? ताकि वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सके, वो एजुकेटेड हो सके इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक देखो क्या बोला है, दैट इज़ हम लोग कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर करने वाले, दैट इज़ व्हाट इज़ बर्थ कंट्रोल। आखिर बर्थ कंट्रोल है क्या? वाई बर्थ कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। आखिर बर्थ कंट्रोल इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई आर बर्थ कंट्रोल व्हाट आर बर्थ कंट्रोल मेथड्स, यानी बर्थ कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं। एंड लास्ट, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आखिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती है, यानी STDs क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बर्थ कंट्रोल। तो बच्चों बर्थ कंट्रोल होता क्या है, ध्यान से समझना। बर्थ कंट्रोल इज द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, यानी जितनी फीमेल्स होती हैं किसी तरीके से अगर उनको हम प्रेग्नेंट होने से बचा लें, उनको रोक लें, डैट मीन्स हमने बर्थ को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। यानी किसी भी तरीके से अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती या फिर उसको प्रेग्नेंट होने से हमने बचा लिया, रोक लिया, देन वी हैव डन बर्थ कंट्रोल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो कंफ्यूज मत होना, ये बर्थ कंट्रोल के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल को ही हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। तो देखो ऐसा कहा जाता है, इट इज़ ऑलवेज सेड अ स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, यानी एक छोटा परिवार एक सुखी परिवार, यानी हम दो हमारे दो, यानी अगर हम दो हैं तो हमारे बच्चे भी हार्डली अधिक से अधिक दो ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न मीन्स एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि आखिर ये बर्थ कंट्रोल हम क्यों करें। तो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे कि जान रहे हो कि हमारा अर्थ ऐसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो चुका है, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा पॉपुलेटेड हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम और पॉपुलेशन पे कंट्रोल ना लगाएं, अगर हम बर्थ रेट को थोड़ा सा डाउन ना करें या फिर उसको मेंटेन करके ना चलें, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या होता था, इससे होगा क्या, देखो रिसोर्सेज पहले उतनी ही थी, आज भी रिसोर्सेज उतनी ही हैं, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अगर आपसे पूछे कि वाई बर्थ कंट्रोल इज नेसेसरी, तो आप क्या कहोगे कि अर्थ पे मौजूद रिसोर्सेज जो थी वो पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है, लेकिन पहले उसको कंज्यूम करने वाले लोग कम होते थे, लेकिन आज उसको कंज्यूम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर और बढ़ेंगे। इस तरह क्या होगा, हर एक चीज़ का हमारे पास स्कार्सिटी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इन सच केस एज ए एजुकेटेड पर्सन वी हैव टू थिंक, क्या सोचना है हमें कि किस तरीके से हम इस बर्थ रेट को मेंटेन कर पाएँ, इसको कंट्रोल कर पाएँ। इसीलिए तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एज वी ऑल नो दैट पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ इज ऑलरेडी एक्सप्लोडिंग and has become a major concern among us. It is necessary to control birth of new babies. ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था गेस्टेशन क्या होता है ना, जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है, जिस पीरियड में एक बेबी अपने मदर के वूम में रहता है, यूटेरस में रहता है, उसको हम गेस्टेशन कहते हैं। तो 9 महीने तक तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन अगर कोई इंसान चाहे, कोई मेल चाहे, तो उसको हर 1 साल प्रेग्नेंट कर सकता है, इज़न्ट इट, कर सकता है ना। लेकिन यही तो बात है कि अगर एक लेडी बार बार बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली प्रेग्नेंट होती है तो उसके हेल्थ पे भी बहुत मेजर इश्यूज दिखने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि सिंस फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हैव अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द मदर्स हेल्थ एंड ऑल्सो एड टू आर एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन। ये ना केवल मदर के हेल्थ पे इफेक्ट करता है, बल्कि ये हमारे पॉपुलेशन में भी अपना सहयोग देता है कि और पॉपुलेशन बढ़ जाता है। सो अ नंबर ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज इन वुमेन। इसीलिए बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जिससे कि विमेन जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, एंड दे आर फॉलोज। इसमें कौन कौन से आते हैं? बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड।
ये तीनों सबसे ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर है। इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा IUCD, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो आ जाओ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बैरियर मेथड्स क्या है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको बताया है, दिखाया भी है कि बैरियर मेथड क्या है। देखो, इन द बैरियर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स एंड डायफ्रैगम आर यूज्ड। डेफिनेटली अगर हम फिजिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो फिजिकल डिवाइसेस में क्या आता है, कॉन्डम्स, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है जानने के लिए कि बैरियर मेथड में आता है क्या है भाई ये, ठीक है। जो मेल यूज़ करते हैं उसको तो हम मेल कॉन्डम कहते हैं, लेकिन जो फीमेल यूज़ करती हैं उनको फीमेल कॉन्डम्स भी कहते हैं, एज वेल एज उनको हम डायफ्रैगम कहते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो मेल कॉन्डम देखने में कुछ ऐसा होता है और फीमेल कॉन्डम जो है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। अब ये आप सोच रहे हो कि ये आखिर क्या होता है, इसको आखिर पहनते कैसे हैं, मेल जो है वो आखिर कैसे यूज़ करते हैं, ये बैरियर मेथड का यूज़ कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने नीचे पिक्चर में दिखाया है कि जब भी कोई मेल कॉन्डम अगर कोई मेल पहनता है तो उसके लिए उसको पहले अनरोल करना पड़ता है। अनरोल कैसे करेगा, जब उस मेल का पीनस जो होता है वो इरेक्ट हो जाता है, तो इरेक्ट होने के बाद उसके ऊपर वो उसको रखता है, ठीक है। और रखने के बाद क्या करता है, वो उसको रोल डाउन करता है नीचे की ओर, स्क्रॉटम की तरफ। तो ये पूरा का पूरा जो पीनस है उसका, वो मान लो ये पीनस है तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टिव कवर चढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी भी वुमेन के साथ, तो उस समय उसका जो स्पर्म है वो निकलता तो है, लेकिन वो इस कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता और फीमेल के वजाइना के अंदर नहीं जाता। अब इससे होता क्या है भाई, इससे बस वही बात हो गई कि वुमेन के एग में किसी भी तरीके से स्पर्म नहीं गया तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, और फर्टिलाइज नहीं होगा तो डेट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। सिंपल सी बात, मतलब किसी भी तरीके से हमें स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना है। बस दिमाग में इतना रखना है कि अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो हमें स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना है, ठीक है। अब देखो ये फीमेल कॉन्डम्स क्या होता है, ये कैसे यूज़ होता है। डेफिनेटली ये ऐसे होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके का होता है, ठीक है। इसका ये एंड जो होता है ना वो बंद होता है और ये एंड जो होता है वो खुला होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये वजाइना है, इस वजाइना के अंदर इसको डाल दिया जाता है और जो सर्विक्स होता है, उस सर्विक्स के पास जाकर ये उसको ब्लॉक कर देता है रास्ते को, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से पीनस जो है वो एंटर करेगा, यहीं से बाहर आ जाएगा, फिर एंटर करेगा बाहर आ जाएगा। डैट मीन्स इसको ऊपर की ओर पहना जाता है इस तरीके से। फिर यहाँ से पीनस एंटर होगा, बाहर होगा, एंटर होगा, बाहर होगा। इस तरीके से क्या होगा कि स्पर्म जो है वो उस वजाइना के अंदर जा ही नहीं पाएगा, सर्विस के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक है, समझ गए। और उसके बाद जो भी स्पर्म इसके अंदर रहेगा ये इस कॉन्डम को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, ख़त्म। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उससे बचने के लिए जब कोई भी मेल या कोई फीमेल जब सेक्स करते हैं तो उस समय ये बैरियर मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि कॉन्डम्स का यूज़ करने से जो STDs होती हैं जैसे कि एड्स वगैरह वो नहीं फैल पाती। तो यही मैंने शायद अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ है कि एन इंपॉर्टेंट बेनिफिट इन द यूज़ ऑफ कॉन्डम इज़ दैट इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। इन तीनों से एक पर्सन को बचाता है और ये बहुत ज़रूरी है, इसमें शर्म की बात नहीं है, हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी पड़ी है, एक एक घर में नहीं भी तो एक एक क्रिकेट टीम पैदा हुआ पड़ा है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस चीज़ में हमें एजुकेट रहना है, हमें अपने फ्यूचर में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है, हमें देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। हम अपने तरफ से एजुकेटेड रहेंगे, अवेयर रहेंगे तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड यूज, दैट इज़ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या होता है कि पिल्स वगैरह ली जाती है। इन द केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फीमेल्स यूज 2 टाइप्स ऑफ पिल्स, ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स। तो लेडीज़ जो होती हैं या अगर हम बोले फीमेल्स, वो 2 प्रकार के पिल्स का यूज़ करती हैं, गोलियां जिसको कहते हैं हम, मेडिसिन। एक तो वो क्या करती है अपने माउथ से लेती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ हार्मोन्स रहते हैं, है ना, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं अंदर जाकर जो ओवरीज होते हैं उनको एक सीक्रेट करने से ही रोक देते हैं। डैट मीन्स कि वो पहले से वो पिल्स ले रही हैं जिसके वजह से उनके ओवरीज जो हैं वो एक सीक्रेट नहीं करेंगी, इससे उनको पीरियड्स होंगे नहीं, है ना। तो ये बात हो जाती है यहाँ पे, समझ गए। लेकिन अगर किसी तरीके से किसी अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसी ने कर लिया, किसी मेल या फीमेल ने, तो अब क्या होगा, उसका स्पर्म जो है वजाइना के अंदर चला गया, है ना। लेकिन अगर टाइम रहते उस वजाइना के अंदर हमने अगर वजाइनल पिल्स डाल दिया तो वो क्या करेगा, उन सारे स्पर्म को किल कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल रहता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मिसाइड्स,
और इस स्पर्मिसाइड्स का काम ही होता है कि वजाइना के अंदर अगर कोई भी स्पर्म गया है तो वो उसको मार डालेगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। मीन्स वो ओवम से मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ओरल पिल्स को हम एक तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, डेट इज सर्जिकल मेथड। अब देखो सर्जिकल मेथड भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नसबंदी, है ना, इसी को हम कहते हैं नसबंदी। तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें सर्जिकल मेथड के थ्रू एक मेल या एक फीमेल को ऐसा अंदर से बना दिया जाता है कि वो लाइफ टाइम तक कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। चाहे वो फीमेल हो तो वो बच्चे कभी पैदा नहीं कर सकती, और अगर मेल हो तो उसका कभी स्पर्म निकलेगा ही नहीं। ये कैसे होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो समझो। इन सर्जिकल मेथड्स इन मेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड बोथ द एंड्स आर लिगेटेड प्रॉपरली, इट इज़ कॉल्ड वैसेक्टोमी। अब होता क्या, ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे मैं पीनस की बात करूँ तो ये पीनस किससे कनेक्टेड होता है भाई, यहाँ से हम आगे देखेंगे तो ये हमारा वैस डिफरेंस है, ठीक है। ये वो ट्यूब होता है जो स्पर्म को यहाँ से कैरी करके ले जाता है, ठीक है। तब होता क्या है, देखो इस जगह पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे देखो इस जगह पे क्या, मान लो ये पूरा पाइप है ऐसे करके, तो पूरे पाइप में से छोटे से पाइप को यहाँ से काट दिया जाता है, ठीक है, और काट के इधर वाले को इधर बांध दिया जाता है, इधर वाले को इधर बांध दिया जाता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से अगर स्पर्म निकल भी रहा है तो वो इस ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएगा, मतलब यहाँ से अगर स्पर्म निकल भी रहा है तो यहीं अटक जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, और यहाँ से जो ट्यूब है उस ट्यूब में स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो पीनस के थ्रू कभी निकलेगा ही नहीं, और जब निकलेगा ही नहीं तो वो फीमेल के वजाइना में कहाँ से जाएगा, आ जाएगा ही नहीं, तो वो फीमेल कभी प्रेग्नेंट हो नहीं सकती। और इसी तरीके से जो फीमेल्स होती है उनका जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है उनको काट दिया जाता है, और उनको काट के इधर बाइंड अप, इधर बाइंड अप, इधर बाइंड अप, इधर बाइंड अप कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। इससे क्या हुआ कि ओवरी से निकलने वाले एग्स कभी यूटेरस तक पहुँचेंगे ही नहीं, और जब यूटेरस तक पहुँचेंगे नहीं तो उसको स्पर्म भले ही मिल जाए लेकिन वो एग को स्पर्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई एग ही नहीं होगा। समझ गए इस बात को, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कई बार माइंड में ना एक थॉट आता है, पहले मैं दो चीज़ बता देता हूँ। एक होता है वैसेक्टोमी, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो जो मेल की जो नसबंदी होती है, यानी मेल्स में जो सर्जिकल मेथड के थ्रू हम उसका जो स्पर्म डक्ट है या फिर वैस डिफरेंस है उसको अगर हम लोग कट कर देते हैं तो उसको हम वैसेक्टोमी कहते हैं। और जो फीमेल्स में जो नसबंदी होती है डेट मीन्स कि उनके जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनको जो कट कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड के थ्रू, इनको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इज़ इट क्लियर, आगे चलते हैं। तो कई बार दिमाग में ये सवाल आता है बच्चों का कि सर अब यहाँ से तो स्पर्म निकला, ठीक है, लेकिन सर अगर ये स्पर्म यहाँ तक जाएगा ही नहीं तो इस स्पर्म का होगा क्या, क्योंकि हमें तो पता है कि मेल के बॉडी में वो लाइफ टाइम तक इसका जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो आखिर ये प्रोड्यूस हुआ निकला, लेकिन आखिर जाएगा कहाँ, ठीक है। दूसरी बात कि जब वो मान लो बंदा नहीं बोलूँगा यहाँ पे मैं, कोई मान लो हस्बैंड है, ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ओके, तो उस समय उसका पीनस भी इरेक्ट होगा, उसको फीलिंग्स भी आएंगी, है ना, लेकिन उसका ये जो स्पर्म है वो कभी बाहर आएगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों भाई, उसके अंदर तो हार्मोन्स तो सीक्रेट होंगे। तो इस बात को यहाँ पे समझो कि जब स्पर्म यहाँ से निकलता है और अगर ये इस ट्यूब में नहीं जा पाता तो उसमें ये वापस इसका जो इसको हम एपिडाइडमिस जो कहेंगे, ये एपिडाइडमिस क्या करेगा, उसको वापस से स्टोर करके रख लेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। चाहे मैं फीमेल की बात करूं या मेल की बात करूं, अगर स्पर्म रिलीज हुआ है तो वो वापस से उसी जगह पर नेचुरली डिसॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर एग यहाँ से निकला है तो अगर ये एग यूटेरस तक नहीं पहुँच पाता तो यहाँ से ही एग को मार दिया जाता है। इसके अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, उस एग को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। समझ गए इस बात को। तो वही मैंने यहाँ पे इस पार्ट में दिखाया हुआ है, ये देखो। बिफोर वैसेक्टोमी, जब वैसेक्टोमी नहीं हुआ था उसमें स्पर्म यहाँ से होते हुए ऐसे करते करते यहाँ तक जाता था। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका काम क्या होता है कि वो उनमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, हार्मोन्स ऐड करते हैं, उसको थोड़ा सा लिक्विडिटी ऐड करते हैं जिससे कि वो थोड़ा मोटाइल हो जाता है ना। वहाँ तक तो वो स्पर्म पहुँच ही नहीं पाता, तो वापस से यहीं पे देखो सीक्रेट हो जाता है। ये यहाँ से निकला, इधर गया, वापस यहीं पे आके रह गया, फिर निकला, उधर गया, वापस आ गया, ठीक है। यहाँ से ये हो ही नहीं सकता, इधर स्पर्म गया ही नहीं। समझ गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
IUCD। इसको हम कहते हैं द यूज़ ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉल्ड कॉपर टी इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। यानी कॉपर टी का हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। कॉपर टी कैसा होता है भाई, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, वीडियो अगर बात करोगे तो वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख कर सकते हो कि हाउ कॉपर टी इज़ इंसर्टेड और हाउ कॉपर टी इज़ यूज्ड, वो आपको बता देगा। कुछ ऐसा ट्यूब होता है और ये ट्यूब क्या करता है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये पूरा ऐसे करके बाइंड कर देता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कुछ ऐसे करके बाइंड कर देता है। अब यहाँ से स्पर्म कभी इधर एंटर हो ही नहीं सकता। इसके बारे में एक खास बात जानते हो बच्चों, इसके बारे में खास बात ये है कि एक बार ये ऐसे नहीं लगाया जाता है नॉर्मली। हमने जैसे कि कॉन्डम हम अपने से पहन सकते हैं, है ना, पिल्स हम ले सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये इसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट नर्स की ज़रूरत पड़ती है या हम हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद इसको अंदर सेट किया जाता है। और एक बार ये सेट हो गया ना तो 10 ईयर्स तक चल सकता है। सोचो अगर कोई लेडी चाहती है कि 10 ईयर्स तक उसे कभी बच्चा ना हो तो वो इसका यूज़ कर सकती है, क्योंकि यहाँ से ऐसे के एग्स निकलेंगे, यहीं पे रह जाएंगे, फिर ख़त्म, वहीं से वो किल हो जाएंगे। जो सेल्स हैं वो उनको खा जाएंगी अपने ही आप में। ये नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का। जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनको न्यू सेल्स जो होते हैं वो उसको खा जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि अगर कोई लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रही है, डेट मीन्स केमिकल मेथड का यूज़ कर रही है, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई लेडी ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करती है, पिल्स लेती है, तो उसको डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, नहीं तो फिर बॉडी भी बिगड़ सकता है एंड बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट देखते हैं STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कौन कौन सी होती है। द डिजीजेज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। यानी ऐसी डिजीजेज जो दो लोगों के बीच सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से फैलती हैं उनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इनमें क्या क्या आती है भाई, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। एक और भी आता है HPV। ठीक है, ऐसे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत सारे होते हैं, 10 से भी ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इन 3 का यूज़ ज़्यादा देखते हैं, ये तीनों ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा होता है ये एड्स, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि कौन कौन से ऐसे STDs हैं जो बैक्टीरिया से कॉज किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे STDs हैं जो वायरस से होता है। तो सिर्फ एड्स जो है वो वायरस से होता है और बैक्टीरिया से होने वाला STD है हमारा गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है और वायरस से होने वाला कौन है, एड्स। एड्स में क्या होता है भाई, ये सीधा देखो करता क्या है, कोई भी इंसान जो है ना वो एड्स से कभी नहीं मरता। आई रिपीट कि कोई भी इंसान जो है वो एड्स से कभी नहीं मरता। होता क्या है कि जब एड्स ना सीधा सीधी जाकर इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, सीधा वो इम्यून सिस्टम पे जाके अटैक करता है। जब इम्यून सिस्टम पे उसने अटैक कर दिया तो इम्यून सिस्टम ही ना हमें हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अगर किसी इंसान को एड्स हो गया तो अगर उसको खांसी हुआ है ना तो वो खांसी कभी ठीक नहीं होगा। अगर उसको ज़ुकाम हुआ है तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर उसके हाथ में कहीं कट गया है तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर बुखार हुआ है तो वो कभी ठीक नहीं होगा। तो एड्स से कोई इंसान मरता नहीं, लेकिन एड्स होने के बाद अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो वो ज़िंदगी भर ठीक नहीं होती और उसी से उसकी डेथ हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा डेडली है, इससे बहुत लोग मरते भी हैं। ठीक है, और एड्स सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से भी फैलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा भी होता है कि आप अगर बार्बर शॉप में जाते हो तो बार्बर शॉप में जो ब्लेड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, अगर किसी ऐसे पर्सन जिसको एड्स हुआ था उसका टच वाला ब्लेड अगर आप में लगा दिया तो आपको भी एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी एक एड्स वाले इंसान के बॉडी में निडल घुसा दिया गया और उसी निडल को आपके बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया तो आपको भी एड्स हो सकता है। थर्ड थिंग, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसको एड्स हो गया है किसी भी तरीके से तो वो बेबी को भी एड्स हो जाएगा। जब उसका जन्म होगा तो वो एड्स वायरस को लेकर ही बाहर आएगा। तो ये 3 ऐसे कंडीशन होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलते भी हैं। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं सेफ सेक्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है वो हमेशा हार्मफुल होता है, ये नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए ताकि वो सेफ़ हो, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेफ़। नहीं तो क्या हो जाएगा, HIV हो जाएंगे भाई, एड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक मैंने ऐड तो नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ हमारा कह सकते हैं उसको फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। फीमेल फोर्टिसाइड में जो बच्चियाँ होती हैं, डैट मीन्स कि उनका जेंडर टेस्ट कराया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, जब वो मदर के वुम में होती है, और इन सच केस उनकी हत्या कर दी जाती है, उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है अगर वो लेडी होती है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी ये एक लॉ है जिस लॉ से कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी अपने बच्चे का, डैट मीन्स जब वो पेट में होते हैं तो उस समय वो उनका जेंडर टेस्ट नहीं करा सकते। अगर ऐसा होता है तो उनको सज़ा हो सकती है, उनको जेल जाना पड़ सकता है। बहुत ऐसे घर के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि कोई नई बहू आई है तो ये उसकी गलती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था बोर्ड के एग्ज़ाम में कि अगर कोई लड़का हो या लड़की हो तो इसमें किसका फॉल्ट होता है, लड़के का या लड़की का। मीन्स जो हस्बैंड है उसका फॉल्ट है या वाइफ है उसकी फॉल्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरा फॉल्ट जो होता है वो हस्बैंड का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हस्बैंड में 2 क्रोमोसोम होते हैं, डैट इज़ XY, एंड वाइफ में क्या होंगे, सिर्फ XX। तो वाइफ चाह कर भी अपने क्रोमोसोम को बदल नहीं सकती है भाई, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेल जो है उसका जो क्रोमोसोम उसमें जाके टच होगा वैसा ही होगा। अगर XY मिल गया तो गर्ल हो जाएगी, और अगर XY मिल गया तो बॉय हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये तो बहुत गलत है कि अगर कोई भी ऐसे घर में ऐसी बातें होती हैं कि भाई ऐसा क्यों है, तुम्हारे वजह से ये कई बार ऐसे लड़कियों को, ऐसे बहुओं को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। तो अब हमने ये देखा, पूरा का पूरा हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया। अब आप जाके कोई भी क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे आके कमेंट कर सकते हो। जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आते रहेंगे, तब तक टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।